दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान गेहूं के निर्यात को लेकर निर्यातकों के साथ करेंगे बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी रहेंगे मौजूद। एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 साल पूरे होने पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, जो निर्देश दिए गए उनका पालन करें। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने किया नामांकन। जेसीसी-जे ने नरेंद्र सोनी तो बीजेपी ने कोमल जंघेल को बनाया अपना उम्मीदवार। बलौदाबाजार में 2 मासूमों की हत्या का खुलासा। आम तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। बच्चों के सिर पर डंडे से किया गया था वार। नक्सलियों की कायराना हरकत। मुखबिरी के शक में युवक को उतारा मौत के घाट। शव के पास पर्चे भी फेंके। ग्वालियर में आर्मी जवान की पत्नी से मारपीट। रिश्तेदारों पर आरोप। कार्रवाई नहीं होने पर महिला ने एसपी से की शिकायत। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का आज शुभारंभ किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में विधायक रामपुकार सिंह मौजूद रहेंगे। तो वहीं लंबे वक्त के बाद किसानों की मांग पूरी होगी। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल खुद इसका शुभारंभ करेंगे और वर्चुअली माध्यम से इसका शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक रामपुकार सिंह भी मौजूद रहेंगे और लंबे वक्त के बाद किसानों की मांग जो है वो आज पूरी होने वाली है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। जेसीसी-जे के बाद बीजेपी में विरोध की खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल के विरोध की खबर सामने आई है। जेसीसी-जे में भी प्रत्याशी को लेकर नाराजगी सामने आ रही है। बता दें, नरेंद्र सोनी को जेसीसी-जे प्रत्याशी बनाने से भाटिया नाराज है। जेसीसी-जे चुनाव प्रभारी जनरल सिंह भाटिया ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने मंडल प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की है। बीजेपी ने मंडल प्रभारी और सहभारी की घोषणा कर दी है। बता दें, एक तरह से खैरागढ़ उपचुनाव में हर पार्टी में नाराजगी देखने को मिल रही है और एक तरह से सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर चुनाव प्रभारी नाराज हैं। जनरल सिंह भाटिया ने चुनाव प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। जेसीसी-जे ने नरेंद्र सोनी को टिकट दिया है। बता, दिवंगत देवव्रत सिंह की बहनोई है नरेंद्र सोनी। जरनैल सिंह भाटिया ने चुनाव प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। जेसीसी-जे ने नरेंद्र सोनी को टिकट दिया है। बता, देवव्रत सिंह के बहनोई बताए जा रहे हैं। दिवंगत देवव्रत सिंह के बहनोई बताए जा रहे हैं नरेंद्र सोनी। तो वहीं खैरागढ़ उपचुनाव में उम्मीदवार यशोदा वर्मा का नामांकन निकाला गया और जुलूस के बहाने कांग्रेस ने बुधवार को राजनांदगांव में शक्ति प्रदर्शन किया। बाबा फतेह सिंह हॉल से नामांकन जुलूस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत सहित कई मंत्री, पदाधिकारी और नेता इस रैली में शामिल हुए। राजनांदगांव पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाबा फतेह सिंह हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने पिछले 3 सालों में गांव गरीब को मजबूत करने के लिए ही काम किया है। बता दें, कल यशोदा वर्मा ने नामांकन भरा था, जिसके चलते विजय एक तरह से रैली निकाली गई। रैली में नेता, मंत्री और खुद सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने नामांकन कल दाखिल किया है। सीएम बघेल, मोहन मरकाम की मौजूदगी में नामांकन भरा गया और कहा कि ये सेमीफाइनल है। विधानसभा लोकसभा में डेरा डाला जाएगा। खैरागढ़ उपचुनाव की कांग्रेस प्रत्याशी हैं यशोदा वर्मा। कल उन्होंने नामांकन भरा और नामांकन भरने से पहले रोड शो निकाला गया, जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। और रैली के बाद उन्होंने संबोधित भी किया।
खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने नामांकन कर दिया है। इस दौरान यशोदा वर्मा से बात की पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता ने। यशोदा वर्मा ने कल नामांकन किया। बता दें, नामांकन से पहले कल रोड शो निकाला गया और खुद सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम नामांकन के समय वहां मौजूद रहे। खैरागढ़ का उपचुनाव दिलचस्प हो चला है क्योंकि बीजेपी ने कोमल जंघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। कल ही कांग्रेस ने यशोदा वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। महिला हैं, वो खुद इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पति भी हैं जो कि सक्रिय राजनेता, वो खुद भी हैं। ये बताइए कि आपको उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने, आपकी पार्टी सत्ता में है तो जाहिर तौर पर यह माना जाता है कि उसका एक एडवांटेज रहता है, लेकिन कैसा लग रहा है आपको कि क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि बहुत दबाव रहेगा? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला पे यहाँ तहे दिल से धन्यवाद देना चाहत हूँ कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से मोला प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारे हैं और मोला पूरा विश्वास है कि मैं सामाजिक स्तर से जन सेवा भी करे हूँ, समाज सेवा भी करे हूँ, राजनीति भी मैं 99 से कराता हूँ और जनता जितना भी मैं पंचायत चुनाव लड़े हों और मैं जीत हासिल के जनता के पूरा आशीर्वाद है और अभी भी मोर जनता ऊपर पूरा विश्वास है, मोर जनता मोर साथ है। नहीं, लेकिन सामने कोमल जंघेल है जो पिछली बार जीतते जीतते रह गए थे, देवव्रत सिंह को हराने की स्थिति में पहुंच गए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं, ओहर है ना सामने, कोमल जंघेल लड़ी तो कितने कड़ा मुकाबला होई थोड़ा सा होई, लेकिन निकाल ले, बहुत ना विश्वास है। का बात ऐसा है जिसमें लगा था कि निकल जाए? सरकार की योजना है, अभी माननीय हमारे भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के लिए गरीब किसान मजदूर सबके लिए बहुत सारा योजना लागू करे है, तो किसान भी खुश है, शिक्षा विभाग से भी सब खुश है। आज आपके नॉमिनेशन में खुद मुख्यमंत्री पहुंचा था और दूदू को मंत्री भी हैं। जी हाँ, बहुत बड़े तो से कितना उत्साह बढ़ी? बहुत उत्साह बढ़ी, बहुत जोश आई, खास करके हमारा खैरागढ़ विधानसभा के क्षेत्र के जनता मन में बहुत उत्सुकता है कि हमारा जो प्रत्याशी चुने हैं ओकर साथ में नामांकन भरे के लिए मंत्री ऐसे बहुत से विधायक सभी साथ में है, तो बहुत खुशी की बात है। तो चलिए, ये थी यशोदा वर्मा जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, नॉमिनेशन के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रही हैं। पूरा गाड़ियों का कारवां इनके साथ चल रहा है। हालांकि कांग्रेस का एक कार्यक्रम होना है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे और इन्होंने जीत का भरोसा जताया है। कैमरामैन रेखराज के साथ खैरागढ़ से रुपेश गुप्ता, न्यूज़ 24। तो उधर खैरागढ़ सीट से भी बीजेपी ने भी उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कोमल जंघेल को उम्मीदवार बनाया है। कोमल जंघेल पूर्व विधायक रह चुके हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 870 वोट से हार गए थे। कोमल जंघेल से बात की संवाददाता ललित ठाकुर ने। पार्टी ने खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। हमारे साथ कोमल जंघेल है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पुनः प्रत्याशी खैरागढ़ उपचुनाव के लिए बनाए हैं। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस चुनाव के लिए फिर से विश्वास किया है। और हमारी जो इस चुनाव में बड़ी मुद्दा है, प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का, गलत योजनाओं का, जो किसी भी प्रकार से यहाँ के लोगों के विकास के लिए कोई प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं और जो हो रहा है वो काम भी गलत है। जैसा कि उनने कहा कि हम शराब नहीं बेचेंगे, शराब बंद करा देंगे, लेकिन आज आप देखिए शराब गली गली गांव-गांव घर घर बिक रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मुद्दा है जिसके लिए उनने गंगा जल को ले करके उनने शपथ लिया था, कसम लिया था और आज वो बंद कराने से दूर वो खुद बेच रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी मुद्दा होगा और ऐसे कई योजनाएं जो यहाँ पर कांग्रेस सरकार द्वारा किसी प्रकार की योजनाएं नहीं चल रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर अधिकारी राज है, पुलिस द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को गलत ढंग से फंसाया जा रहा है, जनता अगर किसी अधिकारी के पास जाता है तो उनका काम नहीं होता। ऐसे कई प्रकार के मुद्दा इस प्रदेश सरकार की है जिससे जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, आम लोगों का कोई प्रकार का काम नहीं हो रहा है और यही मुद्दा हमारा प्रमुख रहेगा कि इस प्रदेश की सरकार जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है और आज वो कर्ज लेकर के सरकार चला रही है।
बड़ी खबर रायपुर से, जहां खैरागढ़ उपचुनाव की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी विधायक और जेसीसी प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। नरेंद्र सोनी और कोमल जंघेल आज नामांकन करेंगे। बता दें, नामांकन की आज आखिरी तारीख है और 12 मार्च को मतदान होगा। बता दें कि 12 अप्रैल को मतदान होगा और 16 अप्रैल को इसके नतीजे आएंगे। खबर रायपुर से है, जहां खैरागढ़ उपचुनाव की कवायद अब तेज हो गई है। 12 अप्रैल को मतदान होगा तो वहीं 16 को नतीजे आएंगे। बीजेपी और जेसीसी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। नरेंद्र सोनी और कोमल जंघेल आज नामांकन करेंगे। बता दें, नामांकन की आज आखिरी तारीख है और 12 अप्रैल को मतदान होगा और 16 को नतीजे आएंगे। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, आज नामांकन की आखिरी तारीख है और जेसीसी और बीजेपी के जो प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो दोनों ही प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। हालांकि इस बार के जो उनका नामांकन है, दोनों प्रत्याशी के नामांकन में किसी तरह के शक्ति प्रदर्शन की जानकारी अभी फिलहाल के लिए सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में कल नामांकन भरा गया और कांग्रेस ने जिस तरीके से उनके पक्ष में शक्ति प्रदर्शन किया, ये एक बड़ा जो है कांग्रेस एक बड़ा स्ट्रेटेजी अपना रही है वहाँ के लोगों को दिल जीतने के लिए। तो वही अगर कोमल जंघेल की बात करें तो कोमल जंघेल और यशोदा वर्मा के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि कोमल जंघेल जीतते जीतते रह गए थे। तो इस वजह से बीजेपी ने उन्हें ही एक बार फिर से खैरागढ़ के उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में चुना है। तो वहीं जेसीसी ने भी नरेंद्र सोनी को प्रत्याशी के रूप में चुना है। अब देखना होगा कि किस तरीके से वहां का मुकाबला होता है। लेकिन आज नामांकन की आखिरी तारीख है और 12 अप्रैल को मतदान होनी है, 16 अप्रैल को मतगणना होनी है। उसके बाद खैरागढ़ उपचुनाव में कौन काबिज होगा ये तय हो जाएगा। सुप्रिया, तो इन तीनों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, तो कौन से मुद्दे लेकर जमीनी स्तर पर उतरेंगे ये तीनों? जी देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है वो सरकार के वादा खिलाफी वाली जो मुद्दे हैं वो लेकर के वो मैदान में उतरेंगे। प्रत्याशी खुद कहते हुए नजर आ रहे थे कोमल जंघेल कि सरकार के वादा खिलाफी नीतियों को लेकर के उतरेंगे। शराबबंदी रह गया है, धर्मांतरण और तमाम मुद्दे जिसे लेकर के कोमल जंघेल जो है वो खैरागढ़ की जनता को बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा 3 साल में कौन कौन से काम किए, सरकार को उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर किसान न्याय योजना, तो इस तरीके से काफी सारी जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को गिनाया जाएगा, उन योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। तो ये तमाम जो बातें हैं उससे लेकर के ये जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतरेंगे। और इसके अलावा कांग्रेस ने तो बाकायदा सर्वे कराकर प्रत्याशी का चयन किया है। तो उम्मीद तो यही है कि कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो कोमल जंघेल है वो पहले भी प्रत्याशी वहां पर रह चुके हैं और जीतते जीतते बचे थे। तो दोनों के बीच में एक कांटे की टक्कर होगी। और रही बात जेसीसी के प्रत्याशी की, तो जेसीसी ने नरेंद्र सोनी एक अधिवक्ता है, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। लेकिन जेसीसी और जो कांग्रेस और बीजेपी तीनों के बीच में कांटे की टक्कर जो है वो नहीं देखी जा सकती। लेकिन अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी ने जो है बिल्कुल, आज नामांकन की आखिरी दिन बताया जा रहा है। जेसीसी और बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। सुप्रिया बने रही, आगे भी खबरों पर लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। खबर मुंगेली से है, जहां एक बार फिर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। सुरेठा सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी और पंजीयन में अनियमितता के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रभारी ऑपरेटर और बारदाना प्रभारी समेत कई लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल खरीदी केंद्र पर गलत तरीके से धान बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और प्रमुखता से दिखाने के बाद खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें, बड़ी खबर पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का असर देखने को मिला है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर रायपुर से है, जहां स्वास्थ्य संयोजक आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे। लगातार 30वें दिन स्वास्थ्य संयोजक का आंदोलन जारी है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं संयोजक। हेल्थ और वेलनेस सेंटर का काम इससे प्रभावित भी हो रहा है। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से लगातार हमारे साथ बनी हुई। सुप्रिया, आज तीसरा दिन है आंदोलन का, क्या कुछ मांगे हैं? क्या किसी अधिकारी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है उनके आंदोलन को लेकर?
संयोजकों का 30वें दिन भी हड़ताल है और आज वो मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। आपको बता दूं कि प्रदेश भर में लगभग 15,000 स्वास्थ्य संयोजक हड़ताल पर है। खुद स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने उन्हें चर्चा के लिए बुलाया था और कहा था कि विभागीय अधिकारियों से चर्चा के बाद एक बार फिर से उनसे दोबारा बैठक होगी और जिन मांगों को तत्काल निराकरण किया जाता है उन मांगों को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा और हो सकता है कि उनकी मांगे भी पूरी हो। आपको बता दूं कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कहा हाल के जरिए भी ये खबर प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा जो है आपकी बात में भी ये खबर चली थी, तो इस वजह से स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले को संज्ञान लिया था और स्वास्थ्य संयोजकों को बुलाया था मिलने के लिए और स्वास्थ्य संयोजकों की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक रही। और वेलनेस के सेंटर्स की बात करें तो वहाँ पर काम जो है कितना प्रभावित हो रहा है इस समय? जी देखिए, बिल्कुल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो तमाम 52 सेंटर है वहाँ पर का काम प्रभावित हो रहा है क्योंकि लगभग 15,000 स्वास्थ्य संयोजक हड़ताल पर है और उनके हड़ताल से काफी ज्यादा काम प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा टीकाकरण अभी प्रदेश भर में चल रहा है। इसके अलावा तमाम जो ओपीडी सेवाएं हैं और काफी सारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो प्रभावित हो रही है क्योंकि काफी ज्यादा स्वास्थ्य संयोजक हड़ताल पर है और इससे मेडिकल सेवाएं काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। आम जनता को भी थोड़ी परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। खबर बलौदा बाजार से है जहां 2 बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर लिया है। हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आम तोड़ने को लेकर बच्चों में आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों बच्चों के सिर पर डंडे से वार किया गया जिससे दोनों मासूमों की मौत हो गई। दंतेवाड़ा के कटे कल्याण विकासखंड में सैकड़ों ग्रामीणों ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और ब्लॉक मुख्यालय के घेराव की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने से रोका और रोकने की कोशिश की गई, बता दें, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे और तहसीलदार को राज्यपाल और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। खबर कवर्धा से है जहां गोंगपा के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। आदिवासियों के झंडे का अपमान का आरोप है तो वहीं अज्ञात लोगों ने झंडे जलाने का आरोप लगाया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। महासमुंद में भागवत कथावाचक साध्वी यामिनी साहू को धमकाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि साध्वी को कथावाचन करने पर फोन पर धमकाया जा रहा है। साध्वी यामिनी साहू बताती हैं उन्हें फोन कर कुछ लोग कह रहे हैं कि महिला होने के कारण उन्हें कथावाचन का अधिकार नहीं है। अगर वो कथावाचन करती हैं तो मंच से उन्हें उठा लिया जाएगा, जिसका ऑडियो क्लिप साध्वी ने पुलिस को सौंपा है, जिस पर पुलिस ने ऑडियो क्लिप की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मेरे पास फोन कॉल आने शुरू हुए और उन्होंने कहा कि हमने आपका एक कार्ड देखा है श्रीमद् भागवत महापुराण का और ये तुम क्या कर रही हो, तुमको अधिकार नहीं है, तुमको किसने अधिकार दिया व्यास गद्दी पर बैठने का, तुम स्त्री होने के नाते भी उस गद्दी पर नहीं बैठ सकती। और उन्होंने धमकी दी कि हम अगर तुम कथा करोगी तो मंच में आएंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें मंच से उतारेंगे। उन्होंने ऐसा कहा। यामिनी साहू जी ने शिकायत की है ऐसी, उसमें हम शिकायत में उनका कथन लिया है, उस ऑडियो का भी हम परीक्षण करवा रहे हैं। और यामिनी साहू जी आई थी, उनसे हमने बात की और जहाँ भी वो अपनी भागवत वगैरह कर रही है वहाँ हम बाकायदा पुलिस की ड्यूटी लगा रहे हैं और ऐसा कोई विवाद की बात नहीं है। वो भी संतुष्ट हैं कार्रवाई से और ऐसी कोई अभी तत्काल में ऐसी कोई समस्या नहीं है। मुंगेली से प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक लाचार पिता को अपने बेटे की मौत के बाद मिलने वाली सहायता राशि के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 2 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद मृतक के पिता ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर 2019 में ईश्वर कश्यप के बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने 25,000 रुपए की सहायता राशि मिलनी थी। लेकिन हादसे के 2 साल बीत जाने के बाद भी सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण ईश्वर कश्यप को सहायता राशि नहीं मिल सकी है। अधिकारियों की लापरवाही के सामने पिता लाचार हो गया। ईश्वर कश्यप को हादसे में मौत के बाद परिजनों को 25,000 की सहायता राशि के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते पूरा मैं थक गया हूँ। कम से कम 100 बार गए हाँ, आओ के पे जाओ, नहीं दे सके मुआवजा तो बंद कर दे। का मतलब है बार बार ये नौटंकी करवा के। 3 साल से जात और चप्पल पूरा घिसा गए है। नाजिर साहब के चक्कर काट, एसडीएम साहब के चक्कर काट। अरे देना है तो दे दे भैया, नहीं देना है तो छोड़। कोरबा में सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम के तहत पोंडी अपरोड़ा ब्लॉक के पासन में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की 22 विभागों ने लोगों की समस्याएं सुनी और वहीं पर उसका निराकरण किया गया। इस शिविर में 21 ग्राम पंचायत के लोगों ने अपनी समस्याओं को निराकरण करवाया। पाली तानाखार विधायक मोहित राम करकेट्टा ने बताया कि इस शिविर के जरिए ग्रामीणों को उनकी सभी समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर मिल रहा है। प्रशासन ने जिले को क्लस्टर में बांट के विभिन्न क्लस्टरों से सर्वे कराकर जो भी कठिनाइयाँ, समस्याएं या किसी भी तरह के सुझाव हैं उनका संग्रह करके उनके निराकरण को लोगों को अवगत कराने के लिए समाधान शिविरों की योजना बनाई है। उसके क्रियान्वयन के लिए कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उसमें हितग्राही मूलक योजनाएं और जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उन सब के त्वरित निराकरण या त्वरित पालन और त्वरित कार्यवाही के लिए समाधान के रूप में शिविरों का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के फैसले के बाद टीचर्स एसोसिएशन 29 मार्च को सीएम भूपेश बघेल का सम्मान करेगा। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बघेल सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसको लेकर टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन कर सीएम भूपेश बघेल को सम्मानित किया जाएगा। हम सभी टीचर एसोसिएशन के सदस्य 29 तारीख को रायपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शन करेंगे और उनका सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। उसके लिए हमारे गौरला मरवाही से बड़ी संख्या में सभी शिक्षक साथी जाने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने आज एक बैठक भी रखी है और सभी लोग हम बहुत बड़ी संख्या में जा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार प्रकट करेंगे। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिलासपुर में पानी की मांग भी बढ़ गई है, लेकिन पानी आपूर्ति के लिए नगर निगम की तैयारियां पूरी नहीं है। नगर निगम के 70 वार्डों में से ज्यादातर वार्ड में पानी की समस्या है। इन वार्डों में पानी आपूर्ति के लिए मात्र 33 पानी टैंकर और वाटर लारी है, लेकिन नगर निगम के अधिकतर पंप हाउस खराब पड़े हैं। नगर निगम के अधिकारियों से जब पानी की समस्या और पानी आपूर्ति को लेकर सवाल पूछे गए तो अधिकारी जल्द व्यवस्था दुरुस्त कर लेने का दावा कर सवाल से बचते दिखे। प्रयास किया जा रहा है कि अभी ग्रीष्म ऋतु में कुछ हम लोग को राशि प्राप्त होती है जलदस्त में, वहाँ कुछ इतना काम करा दें ताकि टैंकर का कम से कम उपयोग हो और लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। नगर निगम के ज्यादातर पंप खराब पड़े हैं। बिलासपुर में पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की जो पूर्ति है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। पानी आपूर्ति के लिए नगर निगम के पास सिर्फ 33 पानी के टैंकर हैं। 33 में से 10 पानी के टैंकरों की हालत खराब बताई जा रही है। 70 वार्डों में से टैंकर पहुंचाने के लिए सिर्फ 8 ट्रैक्टर ही हैं और नगर निगम के अधिकारी हैं वो सवालों से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। 70 वार्डों में से अधिकतर वार्ड में पानी की समस्या बताई जा रही है और पानी आपूर्ति के लिए नगर निगम के पास सिर्फ 33 ही टैंकर हैं। 33 में से 10 से ज्यादा पानी टैंकरों की हालत खराब बताई जा रही है और 70 वार्डों में से टैंकर पहुंचाने के लिए सिर्फ 8 ही ट्रैक्टर हैं जिसके जरिए पानी पहुंच सकता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही के नगर पंचायत गौरेला में स्वच्छता अभियान के तहत कचरा उठाने के लिए ई रिक्शा का लोकार्पण किया गया। ई रिक्शा के जरिए नगर पंचायत की संकरी गलियों में जाकर भी कचरा उठाया जा सकता है। ई रिक्शे का लोकार्पण कर विधिवत तरीके से सफाई दीदियों को सौंप दिया गया है। नगर पंचायत गौरेला के अध्यक्ष गंगोत्री राठौर ने नारियल फोड़कर और पूजा कर ई रिक्शा का लोकार्पण किया। खबर जशपुर से है, जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली सुधरने का नाम नहीं ले रही। स्कूलों का औचक निरीक्षण नहीं हो पाने से
कहीं बेखौफ शिक्षक अपने बेटे और बेटियों को भेजकर पढ़ाई की औपचारिकता कर ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शराब का सेवन कर स्कूल में शिक्षक पहुंचने से परीक्षा के समय भी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। ये काफ़ी चिंतनीय है और शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को शराब पीकर आना, बच्चों के साथ मारपीट करना, शिक्षा की गिरावट, नशे में स्कूल में सो जाना, इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।